नमस्कार, मैं हूं अनूप आर्य और आप देख रहे हैं बात मुद्दे की में हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए हुड्डा के गेम प्लान की। लोकसभा चुनाव की हार और बागियों के वार से पस्त कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई जान फूंक दी है। पानीपत की रैली में हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। रैली में हुड्डा ने समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ तोहफा जरूर दिया। वहीं कैबिनेट की बैठक में कई घोषणाओं पर मुहर भी लगा दी गई। चुनाव में हार जीत पर अभी कुछ कहना बेईमानी होगी, लेकिन इतना तो जरूर है कि सीएम हुड्डा के गेम प्लान में अमित शाह के एक्शन प्लान और इनेलो के अभियान से टक्कर लेने का दम जरूर है। पानीपत की रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणाओं का अंबार लगा दिया। आज कैबिनेट की बैठक में भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। सरकारी सेवा के लिए आवेदन की उम्र सीमा 40 से बढ़ाकर 42 साल करने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हुड्डा ने गेम प्लान पर देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले गोहाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अहम घोषणाएं की थी और विधानसभा चुनाव से पहले पानीपत रैली में हुड्डा के मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी दलों के पसीने छूट गए हैं कि उनके ऊपर विकास का कार्य फौरन शुरू किया जाए। गरीब आदमी के लिए वो काम हमने किया। कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खास गेम प्लान बनाया है। पानीपत की रैली में इस गेम प्लान का खुलासा हो गया है। एक तरफ हुड्डा ने 2004 से पहले इनेलो की सरकार की अराजकता की याद दिलाई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। याद नहीं तो याद कर लो, 2004 में यहाँ क्या स्थिति थी हरियाणा में, वो सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या उस समय प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल था या नहीं था? था। जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी या नहीं मांगी जाती थी? मांगी जाती थी। प्रदेश में रैलियों के और थैलियों की प्रथा थी कि नहीं थी? क्या गरीब आदमी व पिछड़ा वर्ग के बच्चे तीसरी या चौथी से क्लास में पढ़ाई छोड़ के जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? हुड्डा ने पानीपत रैली में इनेलो पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद चार्जशीटेड हैं, वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे। हुड्डा ने कहा कि एक भी आरोप साबित हो जाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जो जेल में पड़े हैं, जो चार्जशीटेड हैं, वो लोग कहते हैं। मैं अपने परिवार के सामने एक बात कहना चाहता हूं, अगर एक भी कोई बात साबित कर दे तो उसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति से बाहर हो जाएगा। आपको हक होगा। इनेलो पर हमला करने के बाद हुड्डा ने कैथर रैली में हुई वोटिंग के मुद्दे को जनता के सामने जोर शोर से उठाया। उन्होंने बीजेपी पर हरियाणा की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता वोट की चोट से अपमान का बदला लेगी। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई, आपके निमंत्रण पे सरकारी कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया था, तो उसका क्या कसूर था भाई? क्योंकि मैं समझता था कि जो लोग हैं, जो सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखेंगे, प्रधानमंत्री की हाजिरी में ऐसा कभी नहीं करेंगे, इस विश्वास से मैं गया था। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा नहीं रखी। अपमान का बदला लेने का एक ही तरीका है, क्या? वोट की चोट से लेंगे, चुनाव में लेंगे, वोट की चोट से लेंगे। इनेलो और बीजेपी पर हमला करने के बाद सीएम ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि प्रदेश में दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। हुड्डा ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के 150 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया। लोगों ने कर्जा ले रखा है, गरीब आदमियों ने, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास ने। तो वह हमने फैसला किया है 31 मार्च 2013 तक के सारे बकाया कर्जा और ब्याज 154 करोड़ माफ कर दिया उनका। हरियाणा कृषि प्रधान देश है और चुनाव में जीत हार तय करने में किसान अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि सीएम हुड्डा ने किसानों को बेशकीमती तोहफा दिया, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हुड्डा ने फसली ऋण पर लगने वाले ब्याज को माफ करने का ऐलान कर किसानों के दिल की मुराद पूरी कर दी कि आगे से जो भी किसान अपना फसली ऋण लेगा
आज उस पर पहले 11% ब्याज था चौटाला के टाइम में और भाजपा के टाइम में हमने घटा के 4% किया है। तो आज हमने फैसला किया है जो किसान समय पर अपना कर्जा दे देगा फसली ऋण पर उसका ब्याज कोई नहीं लगेगा, हरियाणा सरकार देगी ब्याज। हुड्डा ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का ऐलान किया। उन्होंने 1 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर वेतन देने का ऐलान भी कर दिया। 2014 को जो ये बुजुर्गों की पेंशन है, विधवाओं की पेंशन है, लाडली पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो हम 1000 रुपए देते हैं, 1 नवंबर 2014 से 1500 रुपए हम करेंगे। तो ये भी हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से हरियाणा में पुलिस वालों के समेत सारे हरियाणा के कर्मचारियों का वेतन वही होगा जो पंजाब में होगा। विरोधी दल के नेता हुड्डा की घोषणाओं को चुनावी घोषणा करार दे रहे हैं, लेकिन इस बार हुड्डा के गेम प्लान में विरोधियों की हर चाल की काट मौजूद है। यही वजह है कि आज ही कैबिनेट तमाम घोषणाओं पर मुहर लगा देगी। हुड्डा ने समाज के हर वर्ग के दिल में उतरने की ईमानदार कोशिश की है। पानीपत की रैली से हुड्डा ने साफ कर दिया कि उनके गेम प्लान की काट विरोधियों के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई विटनेस न्यूज। तो ये गेम प्लान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। क्या यह अमित शाह के एक्शन प्लान पर भारी पड़ेगा? क्या अभय चौटाला ने इनेलो को जिस तरीके से संभाला है, क्या उस पर भारी पड़ेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज भारद्वाज जी कांग्रेस से, वीरेंद्र चौहान जी बीजेपी से और दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ इनेलो से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा एक ही सवाल आप तीनों से होगा, पहले मनोज जी के पास। मनोज जी, क्या वाकई ये गेम प्लान बाकी पार्टियों से बेहतर है और आपको जीत दिला पाएगी विधानसभा में? आर्य साहब, कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है जी और एक ही नीति है। हमारा कोई गेम प्लान नहीं है। हमारी सोच और हमारी नीति स्पष्ट है जी कि अधिक से अधिक हरियाणा के निवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार आज इस विश्वास के ऊपर अपना कायम रख पाई है जी। और हरियाणा की जनता, आप देखना, तीसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फिर से ताज पहनाएगी, क्योंकि हमारे पास केवल जनता का विश्वास है। तो ये गेम प्लान नहीं है आपका, कुछ कोई भी गेम हमारा प्लान सिर्फ नहीं है जी। एक ही नीति थी, विकास और विश्वास। हमने विकास करके दिखाया और जनता का विश्वास कायम हुआ है। चलिए मैं वीरेंद्र जी के पास चलूंगा। वीरेंद्र जी, क्या लगता है ये गेम प्लान है हुड्डा साहब का कि आपके एक्शन प्लान अमित शाह के एक्शन प्लान पे भारी पड़ सकता है? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 10 साल हरियाणा के जनता के साथ, हरियाणा के मतदाताओं के साथ सचमुच गेम खेला जी। और वो गेम ये था कि घोषणाएं की, घोषणाओं पे घोषणाएं करते रहे और ढेरों घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर इन्होंने अमल करने की कोशिश नहीं की। भेदभाव पूरे 10 साल तक चरम पर रहा, क्षेत्रवाद चरम पर रहा और अब जबकि ये चुनाव के लिए जाने लगे हैं तो अब ये गेम प्लान, कहिए आप इसको, ये फिर खेल रहे हैं लोगों की भावनाओं के साथ, और या इसको कहिए कि ये गोली दे रहे हैं, गुमराह करने का प्लान मैं इसको कहना चाहूंगा। कुल मिलाकर के ये प्रश्न इनसे आज पूछने का बनता है और आम आदमी हरियाणा का उसको ये शायद ये समझते हैं कि उसको ये उसके पल्ले बात नहीं पड़ रही कि 10 साल में जो काम करने के थे, ऐसे अनेक काम हैं 10 साल में जो करने के थे, सहज भाव से इनको करने चाहिए थे। वो एहसान हरियाणा की जनता पर करने वाले नहीं थे, वो इनकी ड्यूटी थी। लोगों ने चुनकर के इनको भेजा था, 2 बार इनको मौका दिया 10 साल सर्व करने का। उस दौरान इन्होंने वो काम क्यों नहीं किए? आज इनको कर्मचारियों के वेतन की विसंगतियां दूर करने का ध्यान में आ गया। आज इनको ध्यान में आ गया कि पंजाब जो जहां पर कि हमारा एनडीए का शासन है, उसके जैसा वेतनमान हरियाणा के कर्मचारियों को दे दें। अब चलते चलते ये पेंशन बढ़ा करके और उससे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि गुमराह करने की कांग्रेस की ये सारी योजना, जिसको आप गेम प्लान कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि ये खेल रहे हैं लोगों की भावनाओं के साथ। निसंदेह इनमें से जो लाभ लोगों को मिलने वाला है, आम नागरिक को, हम उसका स्वागत करते हैं। हरियाणा के नागरिक के प्रति जो इनकी जिम्मेदारी बनती थी उसका कुछ हिस्सा अगर ये अदा कर रहे हैं तो उसका स्वागत है। परंतु हरियाणा का आम आदमी कांग्रेस को हरियाणा में सत्ता से बाहर करने का मन बना चुका है। वो इन सारी बातों में कतई आने वाला नहीं है। उसका मन तो बना हुआ है। उसने लोकसभा में इनको जोरदार एक राजनीतिक तमाचा जड़ा है और अब रही सही कसर विधानसभा में वो पूरा करने जा रही हैं। और भी घोषणाएं अगर 2-3-4 दिन बचे हुए हैं वो आचार संहिता लगने में, और भी कुछ बचा है तो हम कहेंगे हुड्डा साहब जाते जाते कुछ और काम कर जाएं। जो हरियाणा की जनता के बकाया बचे हैं
उसमें भी अपने को कोई आपत्ति नहीं है। मैं मनोज जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले इनेलो का पक्ष भी ले लो। इनेलो से दलबीर धनखड़ साहब है। धनखड़ साहब, क्या लगता है कि अभय चौटाला पूरी तरह से आपके पार्टी को संभाल नहीं पाए? अभी भी भगदड़ मची हुई इनेलो में, आज भी लोगों ने छोड़ा है, लेकिन क्या लग रहा है कि अब जो हुड्डा साहब के साथ पहले हो रहा था कांग्रेस में, पहले कांग्रेस में भगदड़ मची थी, लेकिन अब संगठित हुए हैं लोग। पानीपत की रैली में दिख भी गया कि लोगों की भीड़ जो उमड़ी थी। क्या लग रहा है आपको कि ये एक्शन प्लान इनेलो पर भारी पड़ेगा? अनूप आर्या जी, जी पहले बातें उतरी हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में तो साफ साफ बातें हैं, घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं जी। करते। इनका किसी ने हाथ पकड़ रखा था पिछले 10 साल से। अब भी आपने एक चीज सुनी, देखी, शायद आप उठा नहीं पाए। 1 नवंबर से हम लागू करेंगे इन चीजों को। आज किसी ने हाथ पकड़ रखा है इनका, आज से लागू क्यों नहीं? और हम तो चाहेंगे प्रदेश की जनता को जो दें। दूसरी बात, हम बार बार कहते हैं मैनिफेस्टो विधानसभा सबसे पहले हम लाते हैं, दूसरी पार्टियां तो मेन पेज फाड़ के नहीं और हमारा ही मैनिफेस्टो आगे कर देती हैं। इनमें हिम्मत नहीं ना, कैंडिडेट अब तक इन्होंने किसी ने घोषित किया हो तो बता दो। कांग्रेस में हिम्मत है, कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित करते? हमने कैंडिडेट भी पहले घोषित किए, मैनिफेस्टो भी लागू किया। हमारा ही मैनिफेस्टो में से बहुत सारे पॉइंट इन्होंने लागू करे हैं। लागू भी 1 नवंबर से। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आप दलबीर जी आप कह रहे हैं कैंडिडेट की, तो मुझे नहीं लगता है कि हुड्डा साहब के अलावा कोई और कैंडिडेट कांग्रेस में भी आएगा। मनोज जी। अरे साहब, दलबीर साहब जो है ना जी, जो क्वेश्चन इनसे किया गया उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं और मुद्दे को घुमा दिया, भटकाने। चलिए ये सवाल पे वापस लौटेंगे, इनके जवाब से सवाल निकल गया। मैं दूंगा, बोलो ना। एक बात कहना चाहता हूँ, चौहान साहब ने एक बात कही कि हरियाणा की जनता को बरगलाया गया, जी, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। मैं कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी कि किसी भी मंत्री से आप एक सिर्फ ये वर्ड खिला दो जी कि हरियाणा के अंदर क्या गुजरात मॉडल लागू कर दिया जाए, वो कभी भी इस बात की हामी नहीं भरेंगे। जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, उस गुजरात मॉडल को अगर हरियाणा में लागू कर दें जी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हरियाणा के अंदर बुजुर्गों की पेंशन घट के नीचे आ जाएगी। 80% बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, वो 20% पे आ जाएगी जी। 80% बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो गुजरात मॉडल कहां है? आज हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज कायम हुआ है और बरगलाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी टीम ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुद्दा रखा था हम महंगाई कम करेंगे। आप बताइए, अगर कहीं भी आज तक महंगाई कम हुई हो तो जो आलू 20 रुपए किलो मिलता था वो 40 रुपए किलो हो गया है, जो टमाटर 20 रुपए किलो मिलता था वो 80 रुपए किलो हो गया है। क्या यही अच्छे दिनों की शुरुआत थी? हमने उनसे पूछा, उनके मंत्रियों से, कि आपने कहा था कि हम अच्छे दिनों की शुरुआत है और अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा हमने अच्छे दिन आने की बात कही थी, लेकिन अपने लिए कहा था आम जनता के लिए अच्छे दिन आने की बात। ये आरोप का जवाब वीरेंद्र जी देंगे। मैं अनूप जी ये समझता हूं कि केवल जुमले उछालने से वास्तविक राजनीतिक प्रश्न जो हैं उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं कि महंगाई, हमारी सरकार 2.5-3 महीने से हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार चल रही है, ये हमसे पहले ही दिन हिसाब मांगने शुरू हो गए थे महंगाई का। वो महंगाई अर्थव्यवस्था की जो दुर्गति इन्होंने 10 साल में की, रसातल पर लेकर के चले गए। ये सोच के बैठे हुए थे कि कोई जादू की छड़ी है जिससे पहले ही दिन नरेंद्र मोदी जैसे ही राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते ही उसको जादू की छड़ी से ठीक कर देंगे। कितनी व्यवहारिक बात है इनकी जी। मैं सुनिएगा, आपने जब आप सत्ता में आए, जब सरदार मनमोहन सिंह सत्ता में आए, देश जानता है उन्होंने पहली बार आते ही कहा था 100 दिन में महंगाई को नियंत्रित कर लेंगे। 100 दिन नहीं, आप 10 साल सत्ता में रहे, 10 साल में आप जो चीज नहीं कर पाए वो आप ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से पहले ही दिन हिसाब मांगना शुरू कर दें। हिंदुस्तान की जनता जिसने श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है, वो ये बात भी कहती है, अपने आप कहती है। गांव के आदमी से जाकर के पूछिए कि खेत में जब आप बीज डालने जाते हैं, शाम को ये नहीं पूछने लगते खेत से जाके कि भाई 60 मण जीरी चाहिए मुझे मंडी में। मतलब आपको वक्त चाहिए, अभी किसी को भी वक्त चाहिए, किसी को भी वक्त चाहिए। लेकिन ये वक्त कहीं और दूसरी तरफ जा रहा है। चीनी के दाम भी बढ़ गए हैं वीरेंद्र जी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, और भले किसानों को फायदा हो जाए, आम जनता बहुत नुकसान में रहे। मैं ये कह रहा हूं कि देश की चरमराई अर्थव्यवस्था को, देश की सुरक्षा व्यवस्था को, देश की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने के लिए जो ठोस उपाय हमने थोड़े दिनों में किए हैं, उनके परिणाम आएंगे। और कांग्रेस के हमारे मित्रों के पास कुछ दिनों बाद सवाल नहीं बचेंगे और ये सवालों के लिए बिलखते फिरेंगे कि सवाल कहां है। चीनी सस्ती आ रही थी, चौहान साहब, चीनी सस्ती आ रही थी, पीछे से आ रही थी, मिल में चीनी भी भरमार है, इसके बावजूद रेट बढ़ाने का क्या मांग? माफी चाहता हूं, चौहान साहब ने भी जो बात बोली है जी, हिंदुस्तान की जनता जी ने एक बड़ी उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी की बात को फूल चढ़ाए थे,
लेकिन वो कहीं भी अपनी बात पर खड़े नहीं उतरे। आज हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने आंतरिक सुरक्षा की बात करी। कांग्रेस पार्टी के ही जो हमारे मंत्री हैं या जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि कसाब जैसे को वो फांसी पर लटका सकते हैं। उन्हीं के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वो गोली खा सकते हैं। उन्हीं के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को, वो हिंदुस्तान की जनता को महंगाई से जो कर्ज थी उसको निजात दिला सकते हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर ये हिम्मत है, उन्हीं के अंदर वही एक जज्बा, उनके अंदर ऐसा जज्बा है। उन्होंने ही इस देश को अर्थव्यवस्था, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, वही एक माने हुए अर्थशास्त्री हैं। इस बात को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इसके बाद बड़े से बड़ा पर लगाम इस बात को मानता है। और पिछले 10 साल के अंदर जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूती पर रही, वो केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से। इतनी मजबूती पर अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था गिर गई थी, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कायम थी। इतनी मजबूती पर अर्थव्यवस्था रही, आम आदमी ने, आपकी बात से जनता कांग्रेस को समझ गई है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने अर्थव्यवस्था पर जो लोगों को बरगलाया, जो उनके साथ विश्वासघात किया, मैं आप दोनों को रोकूंगा। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, जवाब देंगे। चलिए बिल्कुल, आप दोनों को वाक्य में उत्तर देना चाहता हूं कि इन्होंने और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको कि अर्थशास्त्री के नाते वास्तव में जिनका सम्मान था, उन्होंने 10 साल में अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी गति कर दी कि हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उसके आज तक के इतिहास के लोवेस्ट पर ले जाकर के छोड़ दिया। यह हालत कर दी हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के मतदाता ने इतना परेशान था इनसे, मैं रोकूंगा आपको, न्यूनतम पर आ गया। हम कहीं और जा रहे हैं वीरेंद्र जी। नेता बनने के लिए भी, बनने की स्थिति भी उस पर उनकी नहीं बची, उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ रहा है। चलिए मैं रोकता हूं आप दोनों को। दलवीर साहब काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौका नहीं दे रहे आप लोग इन्हें। चलिए, हम डिबेट में आज राष्ट्रीय मुद्दों के लिए ज्यादा नहीं बैठे थे, प्रदेश के मुद्दों के लिए बैठा। जादू की छड़ी की बात की, जादू की छड़ी है इंडियन नेशनल लोकदल के पास, और उदाहरण हमारे पास, आपको मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ताऊ देवीलाल ने मैनिफेस्टो में, आपको ध्यान होगा, सब बैठे हम सारे, 2 बातें कही थी, कर्जा माफी की और बुढ़ापा पेंशन। सब हंसे थे। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे उस टाइम, मुख्यमंत्री जी बोले, बंसीलाल जी, भाई इनसे तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, अगर ऐसा होता और सेंटर में हमारी सरकार है तो हम ही कर देते ये काम। आपको ध्यान होगा, शपथ लेते ही सबसे पहला काम जो देवलाल ने एक ही काम किया था, बुढ़ापा पेंशन आज से शुरू, कर्जा माफ, और साइन कर दिए थे उसी टाइम। वो जादू की छड़ी हम उसको बोलते हैं, हाथों हाथ काम करना, हाथों हाथ काम करना। और ये तो घोषणाओं के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने आज तक किया ही क्या है। चलिए मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा। चलिए, कर्जे माफ करने की बात है यहाँ पे, तो जो ब्याज चढ़ता है, जो ऋण चढ़ता है बैंकों के ऊपर, जहां से आपने पैसे लिए हैं, वो कैसे पूरे किए जाए, ये सवाल भी उठता है। सिर्फ माफ कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे जहां से आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, जनता के पैसे, उनको भी ब्याज देना पड़ता है, ये कहां से आएंगे? मैं आप तीनों से सवाल कर रहा हूं। मैं पहले वीरेंद्र जी के पास चलूंगा। देखिए, मैं ये समझता हूं, जहां समाज का जो कमजोर तबका है जी, उदाहरण के तौर पे किसान की अगर देश में दुर्गति है, किसान इस देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट पालता है। अगर किसान आर्थिक तंगी में है जी, और उस आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सरकार को सरकारी कोष से दूसरे स्थानों से धन जुटा करके भी कर्जे माफ करने पड़ते हैं, उसकी अर्थदशा को सुधारने के प्रयास के लिए कोई ठोस उपाय करने पड़ते हैं, तो बिल्कुल उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इस देश में ऐसे समाज के बहुत सारे वर्ग हैं। आप ये कहने लगेंगे कि ये जो इस देश का गरीब आदमी है, उसको अगर हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा न दी जाए क्योंकि शेष अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ता है, तो ये इस देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। भारत का संविधान भी इस बात का प्रावधान करता है कि इस देश की सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगी। ये भावना संविधान में अंतर नहीं है। लेकिन बैलेंस कैसे होगा? मैं वही कह रहा हूं, सरकार के पास दर्जनों ऐसे उपाय होते हैं जहां से अधिक कर अर्जित करके और जहां जिन क्षेत्रों को आवश्यकता है उनको दिया जा सकता है। यह वित्तीय प्रबंधन का मामला है। वित्तीय प्रबंधन जिनका खराब होता है वो ऐसा करने का साहस नहीं कर पाते। मैं ये मानता हूं कि बात तो बतानी पड़ेगी जनता को कि आखिर ये जो मुश्किलें आएंगी, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं यहां से, उनको कैसे दिया जाए। आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये बिल्कुल साफ साफ करना चाहिए सरकार को, सिर्फ लोन माफ कर देने की, कर्जे माफ कर देने की घोषणा। मैं भी कहूंगा, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं कर्ज माफी की हैं या ब्याज माफी की हैं, तो अच्छा रहे
कि वो कहीं ना कहीं खड़े होकर के ये भी बताते चलें कि देखिए हमने ये कर्ज माफ किया है, हमने ये ब्याज माफ किया है, इसका जो वित्तीय घाटा आएगा, सरकारी कोष पर जो वजन आएगा, उसको हम कहां से रिकवर करेंगे, ये भी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ रखने के लिए, उसके अच्छे प्रबंधन के लिए आवश्यक है। हाँ, ये शायद उन्होंने जाते जाते कर दिया होगा, कह के सोच करके इसका कोई उत्तर नहीं दिया कि भाई हमको तो महीने बाद सत्ता से बाहर जाना है, आगे कहां से आए कहां जाए, ये तो वक्त बताएगा करेंगे कि सत्ता से बाहर कौन जाएगा। लेकिन ये उनका एटीट्यूड जी मनोज जी के पास जाऊं उससे पहले मैं इनेलो से दलवीर धनखड़ जी के पास जाऊंगा। धनखड़ साहब ने कहा कि देवीलाल जी ने शपथ ली और साइन कर दिया कि कर्जे माफ कर दिए, तो दलवीर साहब आपको ये तो पता है कि साइन कर दिया, लेकिन वो पैसे कहां से आए जो कर्जे माफ किए, जो पैसे दिए, जो मैं वीरेंद्र जी से बात कर रहा हूं, ये शायद आपको भी नहीं पता होगा। आपको शायद ध्यान होगा और हमारे मैनिफेस्टो में भी इस बार लिखा है कर्जे माफी। इस बार नहीं, मैं उस समय ही टाइम की बताता हूँ, दोनों टाइम की बताता हूँ। नाजायज खर्चे कांग्रेस ने इतने पाल रखे हैं, उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी, नाजायज खर्चे इतने पाल रखे हैं, नाजायज खर्चे कम करो। ये जो कांग्रेस में नाजायज खर्चे किस लिए बढ़ते हैं, सेंटर में इनकी सरकार होती है, सारा पैसा इधर से दिल्ली की तरफ भेज देते हैं। ये हमारे पास कमाई के इतने साधन, हरियाणा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी आप गुड़गांव को ले लो, गुड़गांव निगम में हमारे पास 1000 करोड़ रुपए की आमदनी सालाना है। तो 700 करोड़ रुपए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं नाजायज खर्चे कांग्रेस में नाजायज बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे लगाम हम बिल्कुल। लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जिन्हें आप नाजायज कह रहे हैं, एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप ही के जो 10 सांसद हमारे प्रदेश के जीत के आए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा रुपए इन लोगों ने पेट्रोल पे खर्च किए हैं सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। अब बताइए नाजायज है या जायज है? मैं आप तीनों से पूछूंगा। जी अरे जी, एक बात बताऊं आपसे। जी धनखड़ साहब ने एक बात बताई है, इनकी बात दुरुस्त है कि नाजायज खर्चे नहीं होने चाहिए जी। लेकिन यहां पर ये बात का जो है ना, इसको छुपाव करके, अगर इनके पास सोर्स ऑफ इनकम था, ये पहले सत्ता में रह चुके हैं जी। आप इतिहास उठा के देखें, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हरियाणा के अंदर जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई है, मैं जवाब दूंगा, कांग्रेस सरकार 10 साल के अंदर आप देखें, हर एक प्रत्येक हरियाणा प्रदेश के जिले के अंदर इन्होंने लगाए 100 करोड़ रुपया, कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब की सरकार लगाई 1000 करोड़ रुपया। तो हमारी मैनेजमेंट है, हमारी प्लानिंग है, हमारे सोर्सेज हैं। अगर हमारे खर्चे होते तो 1000 करोड़ रुपए हम कहां से खर्च करते? आप सबके सांसद हैं, कांग्रेस के भी सांसद हैं, बीजेपी के, धनखड़ साहब इनेलो के। जी आज गुड़गांव का पेपर मैंने पढ़ा, जागरण जो अखबार आता है, नवला टाइम्स पढ़ा, उसके अंदर जो मुंबई से लोग आते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि गुड़गांव तो ऐसा लगता है जैसे हम फॉरेन कंट्री में आ गए। बताओ, अखबार ये लिख रहे हैं, मैं केवल आम आदमी जो बाहर आने वाला वही लिख रहा है। आपके वित्तीय प्रबंधन पर मुझे एक टिप्पणी करनी है, और वो आपकी सरकार के खिलाफ जो जनता की अदालत में सबसे बड़ा मुकदमा बनता, उससे उसका सीधा ताल्लुक है। आपने कहां से पैसा लेकर के कहां लगाया, आप पर तो यह आरोप है कि आमदनी कहीं से हुई, और आपने जब विकास करने की बात आई तो जम करके भेदभाव किया, क्षेत्रवाद फैलाया। आप आमदनी गुड़गांव से करते रहे, आप उसको निवेश कहीं करते रहे। आपने एक जिले में कुछ धन लगाया और दूसरे जिले में उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना धन का निवेश किया। इस अपराध का भी हिसाब हरियाणा की जनता आपसे लेने वाली है। चौहान साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूं, धनखड़ साहब को जवाब दें। मेरे पता, मैं जवाब बिल्कुल, चलिए धनखड़ साहब चलिए। भारद्वाज जी, शायद आपको पता नहीं, जब हमने आपको सत्ता सौंपी थी, जब आप सत्ता में आए थे, 4,500 करोड़ का कर्जा था हरियाणा पे। आज आपको पता कितना कर्जा है? ये मुख्यमंत्री जी 1 लाख करोड़ का कर्जा देकर हरियाणा को जाएगा। आप सबको शायद पता नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने एक टीम अलग से बना रखी है, वो इस काम के लिए छोड़ रखी, कर्जा हमें कहां से मिल सकता है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा जी, कर्जे का जो ब्याज तारने के लिए भी लोन ले रहे हैं, प्रदेश को ऐसी बुरी गर्त में डाल दिया इन्होंने, ये कर्जा पता नहीं कैसे उतरेगा। भगवान मालिक। इसी सवाल पे तो बोले तथ्य से परे हैं, आपको तथ्य वाली बात नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है, कहीं ये रिकॉर्ड में पढ़ते हैं। 4,500 करोड़ मैं जोड़ दूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में 4,500 करोड़। मेरा सवाल यही आप लोगों से, हम ब्याज भी उतार रहे थे, हम प्रदेश की बातें करें, आप सबको चौटाला साहब ने हरियाणा को राज सौंपा था। सर भारद्वाज जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। चलिए, चाहे जो भी हो, कर्जे पर थे। एक बात और बताना चाहूंगा, शायद इनको पता नहीं भारद्वाज जी को, आपको बॉम्बे के बाद भारतवर्ष में गुड़गांव एक ऐसा मतलब शहर है जो दूसरे नंबर पर सेल टैक्स देता है।
कमाई की यहाँ कोई कमी हमारे नहीं को है। एक बात मालूम है, हमारी पार्टी को और हरियाणा के लोगों को, 1000 हिंदुस्तान के लोगों को एक बात मालूम है कि हरियाणा जो है पूरे हिंदुस्तान में अगर नंबर 1 पे तो हरियाणा है आज के डेट में। चलिए मैं कर्जे में नंबर पे के मामले में नंबर 1 कहां सुविधाएं देने के नंबर 1 कहां सुनिएगा जरा भारद्वाज जी, नंबर 1 कहां है? नंबर 1 आप सरकारी विज्ञापन पर सैकड़ों करोड़ रुपए बेरहमी से खर्च करने में है। नंबर 1 सुनिएगा जरा, सुनिए जरा। और नंबर 1 हजारों करोड़ का बर्बाद कर दिया तो सही, पूरे अंबानी को, आपने पूरे देश को बेच के रख दिया। सरकारी हजारों करोड़ रुपए आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं रोकूंगा आप लोगों को, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो उस गेम प्लान की हम बात कर रहे हैं जिसके जरिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं दलबीर धनखड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि धनखड़ साहब, ये आप लोगों ने चार्जशीट सौंपी राज्यपाल को, एक लंबी चौड़ी 140 पन्नों की चार्जशीट थी और कई आरोप लगाए गए थे, लेकिन उस पर पलटवार किया मुख्यमंत्री साहब ने। ये कहा कि अगर प्रमाण है तो कोर्ट में जाए, नहीं तो मानहानि का दावा भी करेंगे वो आप। अभय चौटाला साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल कोर्ट में जाए, हम भी चाहते हैं ऐसा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर एक भी आरोप साबित होते हैं तो संन्यास ले लेंगे। कहीं ना कहीं आपके नहले पर दहला डालने की कोशिश अनूप जी। ये तो मुख्यमंत्री रोज स्टेटमेंट बदलते हैं, इनकी छोड़ दो, हमारी वो की वो बात है जी। हमने दे दिया है, अब वो मानहानि के लिए जाओ, हम उनका स्वागत करते हो कोर्ट में जाए, और एक एक क्वेश्चन पर बात होगी और जनता देखेगी। चलिए, लेकिन आपने कहा कि एक एक प्रमाण होगा आपका, आपने चार्जशीट दी, हम देंगे बिल्कुल एक एक। तो चलिए प्रमाण है, आप सीधे कोर्ट में जाते हैं, आप एक संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं वहां, सीधे आप कोर्ट में जाते तो शायद फैसला भी आ जाए। सर हम जनता में जाएंगे, कोर्ट में ये जाएंगे, जवाब हम देंगे जी। एक एक चीज हमने तैयार करके हम देंगे, जनता में हम जाएंगे, कोर्ट में ये जाएंगे। नंबर 1, पहले वो 2 क्वेश्चन जो किए थे, जो उनकी बातें भी करो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का हुटिंग हाटिंग जो चल रहा है सिस्टम, उसके बारे में बात करो, मैं भी बताऊंगा उसके बारे में। आपसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा, समय हमारे पास ज्यादा नहीं दूंगा। पहली गलती मुख्यमंत्री जी की है, उस स्टेज पर ही नहीं जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी आए, रिसीव करते, जहां उद्घाटन करना था वहां तक करके बुक्का देकर अपना राम राम करके। लेकिन एक संवैधानिक परंपरा है, परंपरा यहीं तक थी, परंपरा यहीं तक, संवैधानिक परंपरा है कि आप वहां पे आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, परंपरा यहीं तक थी। मैं आपने तो इनकार कर दिया, हम मुख्यमंत्रियों को नहीं भेजेंगे, ये कह के ये परंपराओं की ठेकेदारी ले रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो रिसीव करने आना पड़ेगा, ऐसा होता है तो वाली बात है ना जी, रिसीव करने आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का फर्ज है ये, उन्होंने निभाना चाहिए था। वो तो अपने कुछ मुद्दे थे, सेटलमेंट एक तरह से करने के लिए गए, तो वो पब्लिक को जानती है, और नहीं दुश्मनी। बारी चलिए, योजना के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने हानि करी, राजनीति करना चाह रहे थे। नंबर 1, नंबर 2, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने एक भी योजना के ऊपर कोई हानि करी। चलिए, क्या हरियाणा प्रदेश की के लिए 8 राजनीति कर रहे हैं, बारी से मैं कहूंगा, कोई भी धनखड़ साहब को कहने का मौका दीजिए, आप लोगों ने कहा बहुत कुछ जी। ये नई दुश्मनी है। हम तो पहले आपसे कह रहे थे, ये बीजेपी में जो कांग्रेसी जा रही कुछ ना कुछ गुल खिलाएंगे, वो आपका ही तो माल था वहां जो बोल रहा था। ये नई दुश्मनी है आपकी, वो तो उफड़ेगी, नई दुश्मनी उफड़ती ज्यादा है। उनको मौका मिल गया उस दिन मुख्यमंत्री जी को कहने के लिए, वो नई दुश्मन थी, कांग्रेसी थे वो। एक हुंकार कल मुख्यमंत्री जी भरने का उन्होंने प्रयास किया पानीपत में है कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। वैसे तो हरियाणा के कई बड़े नेताओं ने इस तरह की पहले बातें की हैं और उनमें कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, लेकिन इन मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर जो जनता में आरोप लग रहे हैं वो तो खुद साबित हो रहे हैं और उनके परिवार के लोग उनके प्रमाण देते घूम रहे हैं। इन पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि इन्होंने जम के भेदभाव फैलाया, जम के क्षेत्रवाद फैलाया, रोहतक को लेकर के सारा विकास के काम एक स्थान पर हुए। ये जब इस बारे में एक सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री महोदय के बड़े भाई चौधरी इंद्र सिंह जी हैं, रादौर में संभवतः एक पत्रकार वार्ता में उनसे पूछा गया और उन्होंने रिकॉर्ड पर यह बात कहा, उनसे कहा गया जी साहब नौकरियां सारी एक जगह क्यों जाती हैं, विकास के काम सारे एक जगह क्यों जाते हैं? तो उनका उत्तर प्रमाणित करता है कि इस मुख्यमंत्री के राज में जम के भेदभाव हुआ है। उन्होंने कहा इसलिए जाती हैं क्योंकि रोहतक के लोग अधिक पढ़े लिखे हैं,
अधिक मेहनती हैं। शेष हरियाणा के लोगों के मुंह पर इससे जोरदार तमाचा कुछ नहीं हो सकता, और इस सरकार में भेदभाव हुआ है, इससे बड़ा प्रमाण उसका कोई नहीं हो सकता। सारे आंकड़े बताते हैं, सारे अभी हाल की लिस्टें जो जारी हुई हैं, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती की हो, तमाम जगह ये सारी पढ़े लिखे लोग एक साथ एक क्षेत्र में कैसे आ गए, और दूसरे सारे जिलों को इन्होंने अनपढ़ घोषित कर दिया है। यह आरोप तो साबित है। मुख्यमंत्री जी इस आरोप को, इनके पास जितना समय, मैं एक वाक्य में बात समाप्त करता हूं अनूप जी, अगर मुख्यमंत्री जी भेदभाव के आरोप को, जितना समय उनके पास 5-4 दिन का बचा है, उसको साबित करने के लिए एक श्वेत पत्र ले आए, आंकड़े ले आए। अगर उनमें साहस है, नैतिक बल है, तो श्वेत पत्र ला करके ये साबित कर दें कि उन पर लगने वाले भेदभाव के आरोप गलत हैं। और अगर वो साबित नहीं करते तो हम ये मान लेंगे कि उन्होंने हमारे और जनता के आरोप को स्वीकार कर लिया। चलिए, मैं आपको रोकूंगा वीरेंद्र जी, समय हमारे पास कम है। आप करो, आप हरियाणा का उत्तर दीजिए, आप हरियाणा का उत्तर दीजिए, आप हरियाणा का उत्तर दीजिए, आप हरियाणा का उत्तर दीजिए। आप लोगों को जानते हो, हरियाणा की जनता उत्तर मांग रही है। मैं रोकता हूँ, कुछ करना नहीं चाहते, रोकूंगा आप लोगों को। आपसे लोग जवाब मांग रहे हैं, आपसे लोग जवाब मांग रहे हैं। चलिए, ये आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? टेलीविजन के सेट है, लड़ाई का खड़ा नहीं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आपकी बातों को जनता भी देख रही है, सुन रही है। अगर आप यहाँ लड़ रहे हैं तो विधानसभा में क्या हाल होगा, लोकसभा में क्या हाल होगा, ये समझ सकते हैं लोग। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा वीरेंद्र जी, मैं आपको भी रोकूंगा, मनोज जी आपको भी रोकूंगा। मैं हम झूठे हैं तो श्वेत पत्र लाइए, आप सत्ता में बैठे हैं। मैं रोकना चाहूंगा वीरेंद्र आप जी, दीजिए, चलिए आप प्रमाण लेकर के आइए, प्रमाण लेके आइए, प्रमाण लेकर के आइए। अगर यहाँ आरोप लगाते हो, प्रमाण हम लेके आए, ऐसा क्या? चलिए, आरोप लगाने के बाद भी कई मुद्दे हमारे पास, जनता के मुद्दे हैं, उन पर आते हैं हम। जी चलिए, जनता के मुद्दे हैं, हम आरोप लगा के एक दूसरे को गलत नहीं ठहरा सकते हैं जी। और ये हमारा एक मंच है आप लोगों के लिए। अगर आप यहाँ पर सही तरीके से, संयम तरीके से बात नहीं करें तो जनता के बीच गलत मैसेज जाता है। धनखड़ साहब, आप कुछ कह रहे हैं? वाकई भेदभाव है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और आरोप तो हमने लगाए हैं। और बड़ी खुशी की बात मेरे को तो ये है, भाजपा, हम पिछले 10 साल से रोड पर बात उठा रहे थे, आज भाजपा भी ये बात करी, आरोप सच्चे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है। अपोजिशन में, लगातार मैदान में खड़े हैं, अपोजिशन में हम थे, हमने बार-बार मुद्दा उठाया, बिल्कुल क्यों नहीं उठाएंगे। आरोप सच्चे हैं। मैं भारद्वाज जी से पूछना चाहूंगा, गुड़गांव में जो है 53% रेवेन्यू हम गुड़गांव से हरियाणा को देते हैं जी। कोई डेवलपमेंट का एक काम तो गुड़गांव में बता दो, सारा ही काम रोहतक में। हमें देखो, केएमपी रोड की बात आप बात करे थे, केएमपी रोड 2011 में पब्लिक को देना था, द्वारका एक्सप्रेस 2012 में देना था, उसका क्या हाल आपको सबको पता, हम तो यहीं से रहने वाले हैं। ये एक बार वापस शायद हम उसी आरोप पे चल रहे हैं। हम गेम प्लान पे बात करते हैं। चौहान जी, मनोज जी, हम गेम प्लान पे बात करते हैं। मनोज जी, आरोप नहीं, मैं रोकना चाहूंगा। आरोप नहीं, मैं आप लोगों से गेम प्लान के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आरोप लगा के शायद हम वो चीज बात नहीं कर पा रहे। मेरा ये कहना है कि गेम प्लान जो इन्होंने बनाया, जिसको आप गेम प्लान कह रहे हैं, वो गेम प्लान जो वो ठुस होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि इनकी करनी जो है वो 10 साल देखी है लोगों ने। 10 साल में इन्होंने क्या दिखाया कि एक क्षेत्र विशेष में तो ऐसे स्थान है जहां पर 3-3 विश्वविद्यालय हैं, और पूरा उत्तर हरियाणा, 8 जिले उत्तर हरियाणा के, पंचकुला से लेकर के और पानीपत तक, एक भी विश्वविद्यालय 10 साल में दे नहीं पाए। तो क्या, चलिए, मैं चौहान साहब आपसे पूछता हूं, हरियाणा की आपसे वो हरियाणा नहीं कर रहा हूं, क्या वो हरियाणा नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या वो हरियाणा नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं चौहान साहब, आप आज भी विधानसभा में यहाँ प्रदेश में जीत का दम भरते हैं कि बीजेपी यहाँ भी अपना परचम लहराएगी, मोदी लहर का असर होगा? निसंदेह लहराएंगे। ये इसके पीछे विश्वास के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या है कारण? देखिए जी, संक्षेप में चुनाव में जी सबसे बड़ा जो विश्वास होता है वो जनता का विश्वास होता है। जनता का विश्वास कांग्रेस ने खोया है, और जनता ने अपना विश्वास हाल ही में केंद्र में लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम के प्रति एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, नरेंद्र जी, एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये आप कह रहे हैं विश्वास की बात करें, उत्तराखंड चुनाव, उपचुनाव देख लीजिए, आज भी चुनाव हुए, वहां भी नतीजे आप देख लीजिए। उपचुनाव हमेशा सरकार के होते हैं। चलिए, एक चीज हमेशा उस सरकार के होते हैं, ये भी सरकार के चुनाव है, प्रदेश सरकार के। चलिए, राज्यों के चुनाव, राज्यों में जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव, ये रिकॉर्ड उठा के देखिए। तो आप कैसे उम्मीद जता रहे थे कि जीत होगी? रिकॉर्ड उठा के देखिए, जितने उपचुनाव होते
हैं जहां 2-3-4 सीटों पर चुनाव होते हैं, वहां जिसकी सरकार होती है वो जीतता है। इसके बाद कैसे दावे कर रहे हैं? ये लोग 2-3-4 दिन बाद हरियाणा की सरकार में नहीं रहेंगे। एक जानकारी, जनता मुक्ति के साथ वोट डालेगी। एक जानकारी मैं आपको देता हूं वीरेंद्र जी, चलिए एक जानकारी देता हूं वीरेंद्र जी आपको। आरएसएस ने एक सर्वे कराया आपके लोकसभा चुनाव के आसपास में, आप लोग 85% पे थे, बहुत आगे, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव से अभी कुछ दिन पहले एक और सर्वे आपका आरएसएस का 45% के आसपास में, कैसे कहते हैं कि मोदी लहर का असर दिख रहा है, आपकी छवि गिर रही है वापस? नहीं, अभी कल ही एक चैनल का सर्वे आया है, अगर वो आपने देखा हो और देश के प्रदेश के लोगों ने देखा है कि नरेंद्र को मान रहे हैं, नहीं, सुनिए साहब, हमको इस देश के मीडिया पर भरोसा है। इस देश का मीडिया कमोबेश वो निष्पक्षता के साथ चलता है। अभी जो सर्वेक्षण 2 आए हैं मीडिया में, सबने ये कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है हरियाणा में, एक, और दूसरा कल का ताजा सर्वे अगर वो आपने देखा है, लोगों ने देखा है, वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों के विश्वास में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ये आपके पार्टी के, आपके जो संघ वाले लोग, आप मुझे बताइए आरएसएस ने कौन सा सर्वे कराया? आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं? आरएसएस कभी भी ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराता, जितना मैं तमाम अखबारों में बताइए। आप मुझे बताइए कहां है आप कोई प्रमाणिक सर्वे? मैं जिस सर्वे की बात कर रहा हूं वो प्रमाणिक सर्वे हैं, वो स्टैंडर्ड एजेंसीज ने किए हैं और मीडिया में सब जगह छपे हैं, प्रकाशित हुए, टेलीविजन पर दिखे हैं। आप जिसे कह रहे हैं, मेरे पास भी ऐसे कटिंग्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। आप मुझे बताएं कि आरएसएस ने कौन सा सर्वे कराया? मैं आपको बताऊंगा। कभी किस भूमिका में नहीं रहता। मुझे आप यूं ना कहिए ना, या तो आप बताएं कि ये सर्वे आरएसएस ने कराया, ये उसके परिणाम हैं। मुझे मैं विश्वास इस कार्यक्रम के बाद दिखाऊंगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आरएसएस ऐसा कोई सर्वेक्षण कराता नहीं, ए, और अगर कराया भी होगा तो कम से कम वो मीडिया में उसके आंकड़े नहीं आएंगे। ये तय अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी चौहान साहब। काल्पनिक सर्वेक्षणों का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। चलिए, बिल्कुल ऐसा, आप बीजेपी के हैं इसलिए आरएसएस के खिलाफ। मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा मनोज जी, चलिए मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा के साथ लाएं। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा धनखड़ साहब, क्या लग रहा है इनेलो आपकी पार्टी, आप जिस तरह से अभी फ्रेम में है, आपके पार्टी के लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, साथ छोड़ना, जो स्थिति कांग्रेस की थी वो आपकी स्थिति है, लेकिन क्या इसके बाद भी दम भरते हैं जीत का? और ये जी मैं वही बात बताऊंगा जी संक्षेप में। हाँ, संक्षेप। लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, और ये वेरी प्रूफ हो गया है। आपने जितने भी चुनाव हुए हैं, अब देख लो बाई इलेक्शन, और भाजपा वाले जो कह रहे हैं ना, अगर इन बाई इलेक्शन में डर लगता था ना लड़े, मैं ये बात नहीं, मैं कहना चाहूंगा, अगर डरने का डर लगता है, आप ही कह रहे हो हारते हैं आप, नहीं और डराते हैं आप तो लोगों को। हरियाणा की आपकी तो विशेषता ये है, आप डराते हैं, बोलने नहीं देना किसी ने, नहीं किसी को बोलने नहीं देना क्या बीच में? क्यों नहीं? आप जनता देख रही है, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? अंतिम प्रतिक्रिया का वक्त है, मैं चाहूंगा कि आराम से सुनते हैं। नहीं, हम जनता को डरा रहे थे 2009 में। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में। 2009 में हमसे गठबंधन दोबारा, क्योंकि हम जनता को डरा रहे थे। वापस हम उसी बात पे आ रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि उस पर बातचीत हो। पूछना चाहूंगा भाजपा से, 2009 में हमसे गठबंधन दोबारा क्यों किया? सवाल नहीं करें, सवाल नहीं करें, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। मेरे ख्याल से मेरी प्रतिक्रिया नहीं, चलिए आपने प्रश्न किया, बहुत लंबा बोल रहे हैं, आपने प्रश्न किया, आप लोग हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, आप सबका बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने जो गेम प्लान तैयार किया, उसकी क्या स्थिति होगी, क्या दशा दिखेगी, क्या असर होगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। आप बने रहे आई विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार।